जनवरी साल 2012 को 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज 7 दिन के लिए यूरोपियन दौरे पर जाता है। उस जहाज का नाम है कोस्टा कॉनकॉर्डिया। ये इतना बड़ा जहाज है कि न सिर्फ ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज से साइज में बड़ा है, बल्कि इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों के बैठाने की कैपेसिटी है। इसलिए इसमें सफ़र कर रहे 4253 लोग हैं। अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस जहाज़ में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े स्विमिंग पूल्स हैं, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग अलग बार, 1 कसिनो, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और एक बहुत बड़ा फिटनेस सेंटर है जिसमें जिम है, सोना है, टर्किश बाथ है। यहाँ तक एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी लगा है। इस क्रूज शिप में इस जहाज़ की पहली डेस्टिनेशन इटली का शहर सिमोना है, जहां पहुंचने में करीब 1 दिन लगता है, लेकिन जहाज़ को चले 2.5 घंटे ही हुए थे। अचानक से सबको बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद जहाज़ में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जहाज़ एक तरफ झुकने लगता है। उस वक्त करीब 9:45 हुआ था। उस वक्त कुछ अपने कमरे में सो रहे थे और कुछ लोग खाना खाने जा रहे थे। उस आवाज़ से सोए हुए लोग अचानक से जाग जाते हैं और वो लोग अपने कैबिन से निकलकर बाहर जाते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। इतने में जो लोग खाना खा रहे थे उनकी डिनर टेबल साइड से नीचे की ओर गिर जाती है। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के ज़रिए बताया जाता है कि जहाज़ में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात ये थी कि शिप का पूरा इंजन फेल हो चुका था। जहाज़ के कैप्टन ये बात लोगों से छुपा कर रख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जहाज़ दूसरी ओर झुकने लगा। अब पैसेंजर्स को समझ आ गया था कि ये आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। लोगों को लगता है कि ये टाइटैनिक जैसा हादसा तो नहीं हो रहा है। इत्तेफाक की बात है कि टाइटैनिक को हादसा इससे एग्जैक्टली 100 साल पहले हुआ था, सन 1912 ईस्वी में। और अब इस जहाज़ में जब इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो उस वक्त उसके डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का फेमस थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। धीरे धीरे ये जहाज़ और तेज़ हिलता जा रहा था। हिलते हिलते राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों में पानी भरने लगता है। अब तक लोगों ने रियलाइज़ कर लिया था कि जहाज़ डूबने वाला है, लेकिन पैसेंजर्स को सही से क्यों नहीं बताया गया था कि शिप के कैप्टन चुप क्यों बैठे रहे थे कि इस जहाज़ को कोस्टा क्रोसीर नाम की इटालियन कंपनी के द्वारा चलाया जाता था। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स ही बनाती थी, ऑपरेट करती थी। 1948 में इन्होंने अपनी कोस्टा लाइन शुरू कर दी थी और देखते देखते यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट क्रूज शिप्स कंपनी में से एक कंपनी बन गई। साल 2022 में कार्निवल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने इसे ख़रीद लिया, तो इसका नाम कोस्टा क्रोसीयर कार्निवल सहायक कंपनी बन जाती है। जून 2006 में इन्होंने अपना पहला जहाज़ लॉन्च किया, कॉर्डिया क्लास का, जो आज हमारा कोस्टा कॉनकॉर्डिया है। अपने ज़माने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप, इसको बनाने में लगभग $570 मिलियन, उस ज़माने के 2500 करोड़। उस दिन जहाज़ के कैप्टन फ्रांसिस्को सचिटिनो इटालियन आदमी थे। साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम हर किसी को याद रखना चाहिए क्योंकि इनका इस कहानी में बहुत ही अहम रोल है। 7:18 ये जहाज़ अपनी पहली डेस्टिनेशन समोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही बीते थे कि जहाज़ अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शटीनो ने जानबूझकर जहाज़ को एक आइलैंड से ले जाना चाहा था, इटली देश का गिग्लियो आइसलैंड। ये चाहते थे जितने भी आइसलैंड के शिप पे लोग बैठे हैं वो रात के अंधेरे में चमकते आइलैंड का नज़ारा देख सके। जब भी कोई जहाज़ किसी ज़मीन के पास से निकलता है, इस चीज़ को
सॉइल पास्ट या सॉइल बाय कहा जाता है। नॉर्मली इतने बड़े जहाज कई किलोमीटर दूर 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के तट से समुद्र के बीच में ही चलते हैं। इतना बड़ा जहाज चलाने के लिए पानी भी तो उतना ही गहरा होना चाहिए, लेकिन इस सॉइल बाय की वजह से जहाज किनारे से 150 किलोमीटर दूर था। जाहिर सी बात है पानी यहाँ इतना गहरा नहीं होता है। नीचे की ओर पत्थर और चट्टान हो सकती हैं जिनसे जहाज टकरा सकता है। रात का समय था और जहाज बहुत तेजी से चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री आधारभूत संरचना और ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट ने भी यही बताया कि रात को एक अनसेफ डिस्टेंस पर जहाज को कुछ ज़्यादा ही करीब से तेज चला रहे थे। किनारे पर एक कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे? ये सवाल लोगों के जहन में आया होगा तो ये पता चला होगा कि दरअसल कैप्टन शटीनो कैप्टन मारियो पोलम्बो नाम के कैप्टन के अंदर काम किया करते थे। मारियो गिग्लियो आइसलैंड पर ही रहते थे और जिस रात ये जहाज आइसलैंड के बगल से गुजर रहा था उस रात कैप्टन शटीनो मारियो को कॉल करके कहते हैं कि हम इस आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं तो हम आपको सायरन बजा देंगे, हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो कहते हैं कि मैं इस आइलैंड पर हूँ ही नहीं, इस समय मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। इतनी बातचीत हुई और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये फ़ोन कॉल की गई थी 9:40 और इसके कुछ ही मिनट के बाद भयंकर सी आवाज़ आती है। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज़ पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा गई। कॉन्कॉर्डिया जहाज़ को चीर कर रख दिया। लगभग 70 मील लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर जाकर लगा। जिस जगह पर प्रभाव पड़ा वो जगह आइलैंड के किनारे से 100 मीटर दूर भी नहीं थी। रात के अंधेरे में जहाज कितना आइलैंड के करीब पहुंच गया। इसके बिल्कुल बाद पानी जहाज के अंदर बहुत तेजी से आने लगा। 26 साल के एंड्रियो कोरोलो कॉन्कॉर्डिया जहाज के 3rd ऑफिसर थे। ये अपने कैबिन में सो रहे थे। जब ये घटना हुई तब उनकी नींद खुल जाती है और ये अपने कैबिन से बाहर निकलकर देखते हैं कि हॉलवे के अंदर पानी पहले से आ चुका है। वो तुरंत इंजन रूम की तरफ भागते हैं और वहाँ देखते हैं कि दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करते हैं पर वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं सकता था। उन्होंने बंद दरवाजे से देखा कि जनरेटर और इंजन पूरी तरह से पानी के लपेटे में आ चुके हैं। 9:52 पर चीफ इंजीनियर्स और बाकी ऑफिसर्स इंजन और इमरजेंसी डीजल जनरेटर को चालू करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। चीफ इंजीनियर और जहाज़ के कैप्टन शटीनो को जाकर बताते हैं हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन जहाज़ के कैप्टन पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, सिर्फ लाइट चली गई है इसीलिए अंधेरा हो गया है। इन अगले मिनटों में जहाज़ रुका नहीं था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। आइसलैंड से दूर रात को 10 बजे कैप्टन शटीनो को लगता है कि इस जहाज़ को वापस घुमा लेना चाहिए। अगर हम डूब गए तो समुद्र के अंदर रहना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, आइलैंड के पास रहेंगे तो बेहतर होगा। जहाज़ एक यू टर्न लेता है और उसकी वजह से सीधा होने की बजाय दूसरी तरफ झुकने लगता है। लेफ़्ट साइड झुकने की कोशिश कर रहा था, अब राइट साइड की तरफ झुकने लग जाता है। इस जहाज़ के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रोबर्टो फेरानी 2 बार कॉल करते हैं कैप्टन शटीनो को 10:05 पर और 10:07 पर। दूसरी कॉल पर कैप्टन शटीनो फाइनली मानते हैं कि जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर जल्दी ही स्वीकार कर ली होती तो बेहतर रहता। सच्चाई से मुंह मोड़ लेना बहुत ही भयंकर चीज़ बन सकती है और यही चीज़ हमें अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी लागू करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है।
कैप्टन शटीनो को लगता है कि उनकी गलती है और वो अपनी गलती को एडमिट भी कर लेते हैं। उसके बाद कि वो एक और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, अपनी गलतियों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये जो लाइट गई है इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। वो गलत बोल रहे थे। एक्चुअली में जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से लाइट गई है। जहाज़ के कुछ पैसेंजर्स परेशान होकर लोकल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं और 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड जहाज़ के कैप्टन को कॉल करते हैं। कहते हैं बताओ हमें चल क्या रहा है। पैसेंजर्स हमें जहाज़ से कॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जहाज़ के कैप्टन कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक अंधकार हुआ है, आप लोग परेशान ना हो। ये बात तब कही गई जब आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका था। टकराव हुए 10 मिनट बीतते हैं, तब जाकर कैप्टन शटीनो को मन बदलता है। आखिर कब तक वो झूठ बोलते और सच्चाई को छुपाते। रात के 10:22 शटीनो रेडियो ऑपरेटर को कहते हैं कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ कि जहाज़ के लेफ्ट साइड में एक टक्कर लग गई है और कॉन्कॉर्डिया को बोट की ज़रूरत है। लोगों को लाइफ जैकेट दे दी गई है और सब लोग सेफ हैं। एक एक मिनट उन सब का बहुत कीमती था क्योंकि जहाज़ धीरे धीरे झुकाव करता जा रहा था। फाइनली 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी का अलार्म रेस किया जाता है और पैसेंजर्स को कहा जाता है कि वो एक इमरजेंसी असेंबली एरियाज में जाकर इकट्ठे हों और बाकी इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करें। रात को 10:48 पर जहाज़ 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका एक्सीडेंट को हुए 1 घंटे से ज़्यादा तक बीत चुका था। 10:54 पर फाइनली कैप्टन शटीनो ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को छोड़ देना होगा। सोच कर देखो दोस्तों, 4200 से ज़्यादा लोग इस जहाज़ में फंसे हुए थे। अब इस जहाज़ को 30 डिग्री तक इसका झुकाव हो गया था। कैबिन पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुके हैं और जहाज की छत पर सामान इधर उधर पूरे में फैला हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो रहा था। इस पूरी सिचुएशन में कैप्टन बस एक अच्छा फैसला उन्होंने ये लिया कि उन्होंने यू टर्न लेने का सोचा। अब इस एक अच्छे फैसले से हमारे कैप्टन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। वो जता रहे थे कि लोग उन्हें हीरो की नज़र से देखें। इस एक फैसले की वजह से हाँ ये सच है कि ये फैसला उन्हीं का था और बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सारे फैसले उनकी बेवकूफ़ी से लिए गए गलत डिसीज़न थे। ऊपर से वो बार बार झूठ बोल रहे थे और पैसेंजर्स को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इस डूबते जहाज़ में और आगे चलकर हमारे कैप्टन कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसके बाद उनको सिर्फ लोग गाली ही देते हैं। जैसे ही उन्होंने जहाज़ छोड़ने का मैसेज दिया, कॉन्कॉर्डिया में बुरी तरह से हड़बड़ी मच गई। कुछ लोग तो इस बात से संदेश आने से पहले ही लाइफ बोट्स लेकर पानी में उतर चुके थे। बाकी कई लोग कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें स्विमिंग आती है तो वो सीधा पानी में कूद गए। उन्हें दिख रहा था कि बगल में आइलैंड है तो वहां पर तैर कर चले गए, लेकिन कैप्टन के सिग्नल के बाद पूरी तरह से होश उड़ गए क्योंकि लोगों की भीड़ लाइफ बोट की तरह भागने लगी। लोग धक्का मुक्का करने लगे। पहले लाइफ बोट्स में जाने के लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि कैप्टन शटीनो के बर्ताव की वजह से क्रू मेंबर्स जहाज़ के ऑलरेडी बागी हो गए थे। उनके अगेंस्ट उनके ऑर्डर का 10-15 मिनट पहले ही पैसेंजर्स को कैबिन से निकालकर लाइफ बोट में बैठाने लग जाते हैं। रात के अंधेरे में जहाज़ धीरे धीरे राइट साइड की तरफ झुकता जा रहा था। 40 डिग्री का टिल्ट, 50 डिग्री का टिल्ट। जिस पॉइंट तक राइट साइड तक जिन लोगों के कैबिन थे उनका लेवल बिल्कुल पानी के लेवल तक आ चुका था। वो लोग तो बहुत आसानी से पानी के अंदर कूदकर आइलैंड की तरफ चल दिए, लेकिन
मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो जहाज की दूसरी ओर बैठे थे। इतने टेढ़े जहाज में कैसे रास्ता ढूंढे और बाहर कैसे जाएं? धक्का मुक्की होने लगा। उसी बीच एक इंडियन स्टाफ मेंबर वहां मौजूद थे, करनाथा रामेसना। कॉन्कॉर्डिया की 11 मेंबर स्टाफ की इकलौती महिला थी। वो बताती हैं कि कैसे लगेज बैरियर्स उभर कर सामने आने लगे। ज़्यादातर पैसेंजर्स जो क्रूज शिप में बैठे थे वो एक्चुअली इटालियन ही थे। ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स इटालियन भाषा नहीं जानते थे। ऊपर से दिक्कत ये थी कि ज़्यादातर क्रूज मेंबर्स ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन नहीं थे, वो सिर्फ सर्विस स्टाफ थे। इन सब प्रॉब्लम के बावजूद कुछ क्रूज मेंबर ने यहाँ पर हीरोज़ का काम किया। करनाथा ने पर्सनली ब्लाइंड औरतों को लाइफ बोट में बिठाया। 2 व्हील चेयर पर बैठे पैसेंजर्स को अपने कंधों पर बैठाकर लाइफ बोट में बिठाया गया। उस दिन जहाज में एक और इंडियन क्रूज मेंबर मौजूद थे, रसेल रोबेलो, जो एक वेटर के तौर पर काम करते थे। कैप्टन शटीनो का ऑर्डर आता उससे पहले ही वो पैसेंजर्स की मदद कर रहे थे। लाइफ बोट पर बैठाने में वो आखिरी दम तक फंसे हुए लोगों की मदद करते रहे। जैसे ही जहाज डूबता रहा, अनफॉर्चुनेटली रसेल उन लोगों में से थे जो अपनी खुद की जान नहीं बचा पाए। इस एवैक्यूएशन के दौरान में एग्जैक्टली तो नहीं जानती इनके साथ हुआ क्या था, लेकिन पैसेंजर्स की मदद करते समय इनकी डूबकर मौत हुई, इतना हम ज़रूर जानते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन शटीनो जैसे लोग थे जो पैसेंजर्स की मदद करने की बजाय अपनी जान बचा के भाग गए। अब खुद ही सोचिए कि एक तरफ ऐसे लोग भी थे जो अपनी जान गंवा के दूसरों की जान जिन्होंने बचाई, और एक तरफ ऐसे भी लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूदकर आइलैंड की तरफ भाग गए। वो है कैप्टन शटीनो, जिन्होंने झूठ बोलकर कवर अप किया कि 1 घंटा लगा उन्हें पैसेंजर्स को सच बताने में, और जैसे ही इन्होंने ऑर्डर दिया उसके कुछ ही मिनट के बाद रात के 11:19 पर ये पहले क्रू मेंबर्स में से थे जो जहाज छोड़कर भाग गए। गिग्लियो आइलैंड एक गांव था जहां लोग ज़्यादा रहते थे, सिर्फ 700 लोगों की पॉपुलेशन है। हादसा हुआ, कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर ज़रूर देखा होगा क्या हो रहा है। इस आइलैंड के डिप्यूटी में मारियो पेलेग्रिनी से ही पता चला कि यहाँ एक जहाज डूब रहा था। ये खुद एक सिविलियन बनकर इस जहाज के पास गए और लोगों की मदद करने लगे। 1 मिनट बिना सोचे लाइफ बोट में कूदे और पानी में गए लोगों की मदद करने के लिए। जहाज जब पूरी तरह से राइट साइड में झुका हुआ था तब उन्होंने उस जहाज में गए अंदर पानी के जो लोग उसमें फंसे हुए थे, वो एक रस्सी की मदद से वहां फंसे हुए लोगों की उन्होंने जान बचाई। इस अर्ली स्टेज एवैक्यूएशन में करीब 2600 से ज़्यादा 3700 लोग फ्री आइलैंड पर पहुंच गए। ये 11:38 पर 400 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए थे, बाकी सब निकल गए। जो लोग फंसे हुए थे वो इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर फायर रेस्क्यू की सर्विस बोट पर बैठ गए और उसकी मदद को पहुंचे। कुल 100 लोगों को पानी के अंदर से बचाते हैं, पर ये नहीं जानते थे कि बहुत से लोग जहाज में अभी भी फंसे हुए थे। रात के 12:42 पर कोस्ट गार्ड को कमांडर कैप्टन ग्रिमोरियो दी फाल्के कैप्टन शटीनो को कॉल करते हैं और वो पूछते हैं शटीनो से बहुत गुस्से में कि तुम कैप्टन हो, तुम्हें जहाज पर वापस जाना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है, तुम वापस जाओ और बताओ कि कौन कौन पैसेंजर्स बचे हैं। वो कहते हैं कि तुम इस तरह से अपने पैसेंजर्स को छोड़कर भाग नहीं सकते। शटीनो बहुत
बहुत बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, प्लीज़ मैं वापस नहीं जा सकता। इन सब के बाद भी कैप्टन शटीनो वापस नहीं जाते। इसी वजह से कैप्टन शटीनो को बाद में लोग कैप्टन कायर कहकर शटीनो को बुलाने लगे। जहाज के कुछ जाबाज क्रूज मेंबर इटालियन कोस्ट गार्ड टीम रात भर लोगों की मदद करते रहे। शटीनो दूर से बस नज़ारा देख रहे थे। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और जहाज के ऊपर रोशनी पड़ती है, तब लोगों को एहसास होता है कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा हादसा हुआ था। इन पैसेंजर्स ने कितना बड़ा हादसा देखा। इनकी फ़ोटोज़ को देखिए जो सुबह के समय ली गई। एग्जैक्टली जहाँ पर ये टकराव हुआ उस हिस्से को भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा टकराव था। सुबह तक ज़्यादातर रेस्क्यू किए गए थे। 3 लोगों की मौत कंफर्म्ड हो चुकी थी। कुछ लोग अभी भी जहाज़ में फंसे हुए थे। जहाज़ के अंदर इसी बीच गिगलियों में रहने वाले लोगों को पता चल चुका था कि इस हादसे के बारे में। बहुत से लोकल लोग मदद करने के लिए निकले। 700 आइलैंड पर रहने वाले लोग, लेकिन 4229 पैसेंजर्स जहाज में थे। इन लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिया ताकि इन्हें शेल्टर प्रोवाइड हो सके। एलिजाबेथ नैनी, जो कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन में काम करती थी, उन्होंने बताया कि सारे सर्वाइवर्स शॉक में थे। कुछ लोग हाइपोथर्मिया का शिकार बने हुए थे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, लेकिन सब लोग बहुत डिस्परेट थे अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस आइलैंड के गांव पर मौजूद स्कूल, चर्चेस, कैंटीन जैसी जगहों को खोल दिया गया था ताकि सर्वाइवर के सर पर छत मिल सके। ब्लैंकेट्स और ड्राई कपड़े भी दिए गए इन लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अगले 2.5 हफ्ते तक चलने वाला था। इटालियन नेवी, कोस्ट गार्ड, फायर रेस्क्यू सर्विस सबको इंड्यू करना पड़ा। रेस्क्यू डाइवर्स वो भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो अभी भी फंसे हुए लोग थे वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। अपने कैबिन्स का पानी का प्रेशर दूसरी तरफ से इतना था जो कि कैबिन के अंदर ही बंद रह गए। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल रेस्क्यू किया जाता है जो अपनी एक कैबिन के अंदर ही बंद हुए थे। ज़्यादातर लोग जो मारे गए इस हादसे से वो इसी वजह से मारे गए क्योंकि अपने कैबिन में बंद रहकर, पानी के अंदर डूबकर अगर उन्हें टाइम पर इन्फॉर्म किया जाता तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी। कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हुई इस पूरे हादसे में। अगली प्रॉब्लम थी इस डूबे हुए जहाज से तेल निकालना और पूरे जहाज को वापस रेस्क्यू करना ताकि ये यहीं ना पड़ा रहे। इंजीनियर्स ने जब इस जहाज को एनालाइज किया तो इसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया। इसके मतलब इसे बचाने का कोई चांस नहीं था। इस जहाज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इकलौता असेंबल था कि अब इसे डिसेंबल किया जाए और इसके स्क्रैप कतरन मेटल को बेच दिया जाए। जहाज के अंदर करीब 19 लाख लीटर फ्यूल मौजूद है। ये फुली लोडेड शिप थी। जस्ट इसने पूरा भरा हुआ था फ्यूल निकालने के लिए जहाज के अराउंड एक बैरियर बनाया गया। 12 फरवरी 2012 को ऑयल रिमूवर भरना शुरू हुआ। काफ़ी सारा फ्यूल सेमी सॉलिड स्टेट से बदल चुका था। उसे रीहीट करने की भी ज़रूरत पड़ी थी। बाहर निकालने से पहले हीट करने के बाद दूसरी टैंकर शिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था और पंप के ज़रिए तेल को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया गया। ये करने में एक से ज़्यादा का टाइम लग गया। 24 मार्च तक ये प्रोसेस चलता रहा। अब अगली चीज़ पूरा जहाज को यहाँ से खड़ा करके वापस लेकर जाना, ये अपने आप में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। एक स्टील स्ट्रक्चर
बनाया गया पानी के अंदर जहाज को सीधा किया जाता है, इस पर काम शुरू हुआ। 1 साल बाद अप्रैल 2013 में इसके बाद जहाज के ऊपर वाले साइड पर बड़े बड़े बक्से लगाए गए। बक्सों में पानी भरा गया, जिसमें पानी ना आ सके रस्सियों और कैबिन्स को खींचा गया कि इन्हें वाटर टाइट बक्सों को क्लेजन करके बुलाया जाता है। इनमें 15 कैसेन कहकर बुलाया जाता है। होटल में 15 कैसेंस लगाए जाते हैं। 16 सितंबर 2013 एक्चुअल प्रोसेस शुरू हुआ। कॉर्डिया को सीधा करने का 19 घंटे लग गए। ये करने में बिल्डिंग मशीन, स्टील स्ट्रक्चर, कैशंस का इस्तेमाल करके इसके बाद अगली स्टेप की जहाज को इस पानी पर तैराना, इसके लिए और बक्सों का इस्तेमाल करना। दूसरी तरफ कैशंस लगाए गए और इसके बाद उन कैशंस से पानी निकाल दिया गया, जिससे फ्लोट होने लगा। जैसे जैसे कैशंस फ्लोट करने लगा, पूरे जहाज फ्लोट करने लगे। इस पूरे प्रोसेस में 500 डाइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स एंड बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। 19 महीने बीत गए थे एक्सीडेंट को, और सिर्फ इस जहाज को रेस्क्यू करने की कॉस्ट $799 मिलियन लगे। जहाज को पोर्ट करके ले जाने के लिए दूसरे जहाज तक ले जाया जाता है। ये किया गया जुलाई 2014 में, और अब तक कॉस्ट इस ऑपरेशन की $1.2 बिलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी इसमें खर्चा लगना था। इस टूटे हुए जहाज मेटल को स्क्रैप करके निकालने का खर्चा लगता है, लोगों की मेहनत लगती है। 350 से ज़्यादा लोगों ने इसमें काम किया। इसमें प्रोसेस जुलाई 2017 में ख़त्म हुआ। लोगों का रेस्क्यू करने के बाद लीगल केसेस भी यहाँ पर शुरू हो गए। फाइनली जाकर इस कंपनी ने जितने भी सर्वाइविंग पैसेंजर्स थे उनका टिकट का प्राइस तो वापस किया ही, लेकिन इसके अलावा 11,000 कंपनसेशन दिया। करीब 10 लाख पैसेंजर्स और जिनकी जाने गई उनकी फैमिली को अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट दिया गया। टोटल कॉस्ट इस डिजास्टर की इस कंपनी की $2 बिलियन थी। एक सवाल जरूर आया होगा आपके मन में, जहाज के कैप्टन के साथ क्या हुआ? वही बंदा जो अकेला था और इस पूरे हादसे के पीछे, जिसने अपने पैसेंजर से झूठ बोला, टाइम पर उन सबको इंफॉर्मेशन नहीं दी, और जब जहाज डूबने लगा तो सबसे पहले खुद जहाज छोड़कर भाग गए। हादसे के बाद भी कैप्टन शटीनो फेंकने की आदत उनकी नहीं गई। जब उनके ऊपर केस चला तो कोर्ट में वो कहते हैं कि जब जहाज 60 से 70 डिग्री एंगल पर था तो मेरा पैर फिसल गया और मैं लाइफ बोट में गिर गया और मैं इसलिए वहाँ से भाग गया। उनकी आर्गुमेंट पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, यहाँ तक कोर्ट के जज ने भी बिल्कुल यकीन नहीं किया। और 2017 में कैप्टन शटीनो को मैनस्लाउटर का जुर्माना लगाया गया और इन्हें 16 साल की सज़ा सुनाई गई। आगे चलकर शटीनो के बारे में कुछ और बातें निकल कर आती हैं। मारियो पोलाम्बो, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, जो सीनियर कैप्टन काम करते थे, और उन्होंने बताया कि शटीनो हमेशा से ही ऐसे ही झूठ बोलते थे। उनका कहना था कि काफ़ी केसेस में वो अपनी गलती मानते ही नहीं थे, उसकी जगह वो झूठ बोलते थे, प्रेफर करते थे झूठ बोलना। उस रात चांस की बात थी कि कॉन्कॉर्डिया जहाज में एक और जहाज के कैप्टन मौजूद थे, रोबर्टो बोसियो। वो कोस्टा सरेना जहाज के कैप्टन थे, लेकिन उस रात कॉन्कॉर्डिया में थे। शटीनो की तरह ये जहाज छोड़कर भागे नहीं और आगे तक मदद करते रहे। शटीनो के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले लोगों को एवैक्यूट करना शुरू कर चुके थे। बाद में उन्होंने कहा, Only a disgraced man would have left those passengers on board. मेरी जिंदगी का ये सबसे
ख़राब एक्सपीरियंस और एक ट्रेजेडी हमेशा ही मेरे साथ रहेगी। मुझे हीरो मत बोलो, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की। कैप्टन की जो ड्यूटी होती है, एक्चुअल में इंसान की भी यही ड्यूटी होनी चाहिए। कैप्टन को छोड़कर 5 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है, स्पेशली जो हाई रैंक्ड ऑफिसर थे उस रात जहाज में थे, लेकिन उन सब को बस 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ शटीनो की थी। आज इस हादसे के 11 साल बाद शटीनो अपनी जेल में सज़ा काट रहे हैं। इस पूरी कहानी से अगर कोई सीख मिलती है तो ये कि कभी भी अपने जहाज़ के कप्तानी एक फेको कायर आदमी को मत दीजिएगा, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना जानता हो। ऐसे लीडर जो अपनी गलती कभी नहीं मानते और झूठ बोलते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए, बेहद डेंजर हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और गाइस, मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, इस वजह से मुझे बहुत डिले हो गया वीडियो लाने में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाती रहूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।